हेलो स्टूडेंट, आई निशा पार्षद साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज की जो बारी है वो है सेल्फ एनालिसिस की। दैट मींस आज हम करने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के क्वेश्चन आंसर, जिसमें पता लगेगा कि आपने कितने अच्छे से कंटेंट का रिवीजन किया है, कितने अच्छे से कंटेंट को समझा है, एनसीईआरटी की कितनी अच्छे से रीडिंग की है। सारी की सारी चीज़ें आपको अभी पता लग जाएगी। किसके एस्पेक्ट में? सेल साइकिल और सेल डिवीजन के एस्पेक्ट में, राइट। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो नीट में आ चुके हैं या हम कह सकते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में आ चुके हैं, उसका पूरा क्लस्टर है। सो प्लीज़ 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 बी फोकस। और एक और बात, यदि आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, राइट या मुझसे तो ये चैप्टर हो ही नहीं रहा, मुझे तो बहुत टफ लग रहा है, मुझे नहीं पता लग रहा है कि कब कौन सी स्टेज आ रही है, लिप्टोटीन में क्या आ रहा है, ज़ाइगोटीन में क्या आ रहा है, पैकाइटीन में क्या आ रहा है। हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमें क्या करना है, मान लीजिए हम किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं, हमें नहीं आ रहा है, आप उसको साइड में रख लीजिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए या जितना हो सके नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे उतनी अच्छे से सारी स्टेजेस क्लियर होएगी। बच्चों, इसमें जो गेम है ना, ये सेल साइकिल और सेल डिवीजन का ये सारा गेम है। आप डायग्राम बनाना शुरू कर दो। जब आप डायग्राम बनाना सीख जाओगे ना, आपको पता लग जाएगा होमोलोगस पेयरिंग कब सेपरेट हो रहे हैं, कब पेयरिंग हो रही है, कब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कब काइजमेटा देख रहे हैं, कब बन रहा है, बायवेलेंट स्टेज क्या है, डायड स्टेज क्या है। सारी की सारी चीज़ें आपको तब पता लगेगी जब आप डायग्राम को ड्रॉ करना सीख जाओगे। इज दैट क्लियर? चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्स इन जी नॉट फेज। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में ही थोड़ा सा ट्रिक है। जो बच्चा ढंग से पढ़ा हुआ होगा, जिसने एनसीईआरटी की एक लाइन को अच्छे से रीड किया होगा ना, वो बिल्कुल सही सटीक आंसर करेगा। और उसको ये भी पता लगेगा कि हाँ, एनसीईआरटी में एज इट इज ये लाइन दी हुई है, लेकिन ये भी बताया हुआ है, तो मैं क्या चूज करूं, राइट। चलो, सबसे पहले आप जी नॉट फेज की बात करो, ठीक है। जी नॉट फेज क्या होती है? जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं, राइट, सेल साइकिल की बात करते हैं तो वी हैव मेन टू फेजेस। फर्स्ट होती है इंटरफेज, दूसरी होती है एम फेज, ठीक है। इंटरफेज में हमारे पास क्या क्या होता है? आज यहां जी नॉट, G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कुल मिलाकर एम फेज, ठीक है, राइट। ये सारी चीजें पता है। आपसे पूछा है कि जी नॉट फेज में आखिरकार सेल होती क्या है, ठीक है। तो हमने बोला था कि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते। तो अडल्ट एनिमल्स में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो डिवाइड नहीं करती है, जैसे हार्ट सेल, जैसे न्यूरॉन्स, या कुछ सेल डैमेज हो जाती है जैसे कि लीवर सेल, जैसे किडनी सेल्स, है ना। तो वो क्या करती है, फर्दर डिवाइड करती है, लेकिन वो रहती कहाँ है? जी नॉट फेज में, ठीक है। जिसको डिवाइड नहीं करना है, जिसको डिवाइड नहीं करना है, वो कहाँ मिलेगा आपको? जी नॉट फेज में। डिवीजन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब हमारा जो साइकिल है वो एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम G1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सेल प्रिपेयर होती है, सेल प्रिपेयर होती है किसके लिए? फर्दर डिवीजन के लिए, फर्दर डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है। बट इस फेज में वो क्या करती हैं? वो डिवाइड नहीं करती हैं। तो अब जो ऑप्शंस है, इससे हम रिलेट करेंगे हमारी इस बात को। टर्मिनेट द सेल साइकिल, क्या सेल साइकिल को टर्मिनेट कर देते हैं? ये ऐसा होता है क्या? ये चेक पॉइंट की तरह काम करेगा कि ये बोलेगा कि नहीं नहीं, ये सेल ठीक नहीं है, ये डीएनए ठीक से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप इसको रोक दो, ये चेक पॉइंट तो नहीं है, तो डेफिनेटली टर्मिनेट तो नहीं करेगा, राइट। एग्जिट द सेल साइकिल, अभी मैं इस पे बात नहीं करूंगी। एंटर द सेल साइकिल, क्या सेल साइकिल में एंटर होने के लिए जी नॉट फेज में आता है? बिल्कुल भी नहीं। किस में आएगी सेल? G1 में, राइट। यदि आपको सेल साइकिल में एंटर होना है तो G1 फेज में आप आओगे ना, जी नॉट फेज में क्यों आओगे? वहां तो डिवाइड होना ही नहीं चाहती है सेल। सस्पेंड द सेल साइकिल, तो जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो हमने दो टर्म्स लिए थे। एक लिया था सस्पेंड, मैंने ये बताया भी था कि यदि आप कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हो क्लास में तो आपके प्रिंसिपल सर आपको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं, राइट।
और निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ सेल्स कभी डिवाइड नहीं करना चाहती, कुछ सेल्स कभी डिवाइड नहीं करना चाहती एडल्ट फेज में, तो वो सेल क्या करती है, सेल साइकिल से एग्जिट हो जाती है। ठीक है, वो सेल्स क्या करती हैं, वो क्यों आएंगी G1 में जब इनको डिवाइड ही नहीं करना है, तो डेफिनेटली वो सेल एग्जिट कर जाएंगी ना सेल साइकिल से। अब तुम्हें ये सोचना है कि यहां पर तुम किसको चूज करोगे, डी ऑप्शन को या बी ऑप्शन को। अब सुनो, जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चूज किया है वो 100% ठीक है, बट चूंकि सस्पेंड भी हमारी एनसीईआरटी का ही पार्ट है, तो हम ये क्यों ना चूज करें। अब मेरी बात सुनो, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन हम क्या चूज करते हैं, बेटर वन। ठीक है, हम क्या चूज करते हैं, बेटर वन। मैं इस क्वेश्चन में टाइम ले रही हूं बिकॉज ऑफ नो कंफ्यूजन वाली कंडीशन मुझे चाहिए। ठीक है, कोई डाउट लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो चीजें समझ लो। बेटर ऑप्शन चाहिए कि हाँ, सेल जब G0 में होंगी तो डेफिनेटली वो एग्जिट कर जाएंगी सेल साइकिल से, राइट। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, बी है। इन केस यदि ये ऑप्शन ना हो, इसकी जगह कोई और ऑप्शन हो और आपको पूछा जाए सस्पेंड द सेल साइकिल, ठीक है, तो आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। आ गई बात समझ में? एनी डाउट हियर? ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज, जितनी बार सेल साइकिल बनाओगे उतनी बार तुम्हें सीक्वेंस पता लग जाएगा, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये जो सेल साइकिल है ये क्या है, ऑर्डर्ड इवेंट है, एक सीक्वेंशियल इवेंट है। तो वी मस्ट नो अबाउट द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, सो इट इज गैप 1, सिंथेसिस फेज, गैप 2 एंड एम फेज। इट्स क्लियर? तो क्या होगा ऑप्शन, G1 गैप 1, सिंथेसिस फेज, G2 एंड एम फेज। एम G1 ये तो वैसे ही देखते से ही गलत है, क्योंकि कभी एम पहले नहीं आता। G1 के बाद G2 नहीं आता, जो मैं हमेशा लिख देती हूँ। ठीक है, S G1 G2 M ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है बच्चों, ए। क्लियर दैट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements is incorrect about G0 phase? G0 फेज के लिए इन चारों में से कौन सा वो स्टेटमेंट है, कौन सा वो कथन है, कौन सा वो वाक्य है जो कि सरासर गलत है? ठीक है, तो हम पढ़ लें। माइटोसिस अकर आफ्टर G0 फेज, पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम देखेंगे करेक्ट है या नहीं है और क्यों नहीं है। सेल एंटर्स G0 फेज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ माइटोजेंस। ये वाले वर्ड की हमने बात नहीं करी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटोजेंस। सेल वॉल्यूम कीप्स ऑन द इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस फेज। सेल मेटाबॉलिज्म अकर्स कंटिन्यूअसली इन G0 फेज। ठीक है, हमने स्टेटमेंट पढ़ डाले, अब हमने देखना है कि क्या है। अब सोचो, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या है, माइटोसिस अकर्स आफ्टर G0 फेज। हम सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है, G0, G1, S, G2 और M फेज। अब ये लिख रहा है माइटोसिस अकर्स, माइटोसिस होता है आफ्टर G0 फेज, माइटोसिस होता है आफ्टर G0 फेज। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन हमने इन चारों में से चूज करना है। तो अभी हमें ये पता लग गया कि हाँ, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, बट बाकियों का क्या। सेल एंटर्स G0 फेज, कोई सेल है वो एंटर करेगी G0 फेज में, क्यों? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी टू माइटोजेंस, यानी कि माइटोजन की जब अवेलेबिलिटी ना हो, पर्याप्त मात्रा में माइटोजन नहीं हो, तो क्या वो सेल G0 फेज में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। सबसे पहले तो ये समझो माइटोजेंस क्या होते हैं। देखो बच्चों, माइटोजेंस होते हैं कुछ ऐसे सबस्टांसेस, आई अगेन रिपीट, माइटोजेंस कुछ ऐसे सबस्टांसेस होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सेल को या उस पर्टिकुलर सेल को डिवाइड कराने में हेल्प करते हैं, या उस पर्टिकुलर सेल को एंटर करवाते हैं एम फेज के अंदर। ठीक है, उसको लाइबल बनाते हैं कि तुम एम फेज में जाओ और वहां जाकर के डिवाइड करो। इज दैट क्लियर? कहानी समझ में आई? तो माइटोजन क्या है, पुश करते हैं पर्टिकुलर सेल को कि आप
एम फेज में जाकर के डिवाइड करने के लिए एप्लीकेबल हो। तो यदि माइटोजन नहीं होंगे तो सेल कहाँ जाएगी, डिवाइड नहीं होगी। डिवाइड नहीं होगी तो सीधी सी बात है वो जी नॉट फेज में जाएगी। क्यों? क्योंकि माइटोजन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। आ गई बात समझ में? क्लियर कहानी? सेकंड ऑप्शन यानी कि करेक्ट है। सेल वॉल्यूम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस फेज। हमने एक बात बोली थी कि जी नॉट फेज जो होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होती है, राइट? हमारी एनसीईआरटी में लाइन है कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है। अब जब मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो डेफिनेटली सेल का वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, ठीक है? सेल में वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। डिवाइड नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि सेल का वॉल्यूम ही ना बढ़े, उसके अंदर मेटाबॉलिक कोई एक्टिविटी ना हो। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट कि सेल वॉल्यूम्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस फेज। जी नॉट में सेल का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीजिंग लेवल पे होता है। सेल मेटाबॉलिज्म अकर्स कंटिन्यूअसली इन जी नॉट फेज, एज आई टोल्ड यू बिफोर रिलेटेड टू दिस कि भाई मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होते हैं तो मेटाबॉलिज्म चलता रहता है जी नॉट फेज में। तो दैट मीन्स बी सी डी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो हमें चूज करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि नो एनी डाउट, ठीक है? सब क्रिस्टल क्लियर हो गया एक एक ऑप्शन, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेक पॉइंट इन सेल साइकिल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। अब सबसे पहले, ठीक है, हमारे पास देखो ये जब तक सेल साइकिल के क्वेश्चन चलेंगे तो ये सेल साइकिल तो मैं बार बार बनाती रहूंगी क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? इसके बिना काम नहीं चलेगा। चीजों को समझाना है तो आपको काम बनाना पड़ेगा। याद करो वी हैव टू जो थे चेक पॉइंट से जो गार्ड्स से हमारे पास कि नहीं भाई अंदर नहीं जा सकता, यहाँ पे कोई ना कोई लोचा है, ये सेल ठीक नहीं है कि वो सेल सिंथेसिस हो सके, उस सेल में डीएनए का कंटेंट डबल हो सके, तो भाई ये सेल यहाँ पर काम नहीं करेगी। दूसरा बोलता है कि नहीं सेल में डुप्लीकेशन हो चुका है, मतलब सेल का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो चुका है, लेकिन वो सेल अभी डिवाइड करने के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द सेल रेप्लिकेशन कुछ ना कुछ जो हमारा म्यूटाजन है, म्यूटेशन कॉज किया है, तो हम इस सेल को आगे फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, तो आप स्टॉप हो जाओ। तो वी हैव टू चेक पॉइंट्स। कहाँ कहाँ थे ये चेक पॉइंट्स? एक तो था कहाँ पर, G1 से एस फेज में, ठीक है? फर्स्ट चेक पॉइंट मेजर चेक पॉइंट था, ठीक है? ये क्या कर रहा था कि G1 फेज में जो भी हमारे क्या क्या हुआ था इवेंट, देखो क्वेश्चन को जब करोगे ना तो माइंड में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। G1 के इवेंट्स बताओ फटाफट से, अपने आप को बताओ। G1 का फेज था, G1 में हमने बोला साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, राइट? फिर हमने बोला था कि यहाँ पर सेल ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन होगा, यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा, इसके अलावा हमने कहा था न्यूक्लियोटाइड का भी डुप्लीकेशन होगा। ये सारी चीजें बात करी थी, हाँ या ना? तो G1 फेज में जब सारी चीजें आ जाती है तो वो फर्दर सिंथेसिस फेज, स्पेसिफिक फेज में जाता है जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो हमें ये चेक करना होता है कि ये पर्टिकुलर जो सेल है वो करेक्ट है या नहीं है, वो करेक्ट है या नहीं है, तब वो एस फेज में जाती है। तो यानी एक चेक पॉइंट ये हो गया। दूसरा चेक पॉइंट है G2 में, यहां से सेल डिवाइड होकर के आ गई। यहां पर भी हमने बोला था सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन हो रहा है, गोल्जी एपरेटस का हो रहा है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बन रहा है, स्पिंडल फाइबर बने ताकि आगे फर्दर डिवीजन हो सके। तो ये यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट होगा कि भाई पर्टिकुलर सेल फर्दर डिवाइड होना चाहती है नहीं चाहती है, ये एप्लीकेबल है भी या नहीं है, नहीं है तो इसको G0 फेज में भेजो। तो यहाँ पर चेक पॉइंट कौन सा होता है? G2 to M, इसको हम माइटोटिक, ठीक है, हम इसको माइटोटिक चेक पॉइंट भी बोलते हैं, सेकंड चेक पॉइंट भी हम इसको बोलते हैं, राइट? तो अब यहां पर क्या होगा? द चेक पॉइंट इन द सेल साइकिल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन। अब हमें ये बताना है कि सेल साइकिल में जो चेक पॉइंट है उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। रिपेयरिंग डीएनए डैमेज, क्या डीएनए डैमेज को रिपेयर करने का काम है। अपोप्टोसिस इनिशिएशन, अपोप्टोसिस का क्या मतलब होता है? अपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल की डेथ कराना, ठीक है? सेल का
एक डेथ कराना, मतलब हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं सिंथेटिकली कि उस सेल की डेथ हो। एक होती है नेचुरल डेथ, ठीक है। सो असेसिंग डीएनए डैमेज, क्या जो सेल के अंदर डैमेज है उसको असेस करती है कि हाँ इधर कोई लोचा है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि ये डीएनए डैमेज को असेस करती है। क्या करती है? ये डीएनए डैमेज को असेस करती है, ना कि ये डीएनए डैमेज को रिपेयर करती है। यदि ये डीएनए डैमेज को रिपेयर करती तो ये आगे यहाँ पर स्टॉप कैसे करती? ये डीएनए को सही करके आगे भेज देती ना। क्यों सेल जी नोट में जाती? आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये रिपेयर नहीं करती है, ये डैमेज को असेस करती है कि हाँ ऐसा है या नहीं है। डन। चलिए, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है? मैं इतनी देर से, जब से स्टार्ट किया है तब से मैं बोल रही हूँ सिंथेसिस फेज कौन सी? एस फेज है, जहाँ पे डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। और क्या क्या होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल का डुप्लीकेशन होता है, ये बात पढ़ी थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा एस फेज आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, तो समझो क्या है। व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया है, तो समझ लो कौन सी कंडीशन में अभी सेल होगी। विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। ठीक है, हमारे पास दो चेक पॉइंट है, एक ये और एक ये। अब हमसे ये पूछा है कि इन दोनों में से अभी कौन सा चेक पॉइंट एक्टिव होगा। कौन सी कंडीशन है जहां पर रेप्लिकेशन फॉर्क जो है स्टॉल्ड हो चुका है। अब ध्यान से सुनो, हमने बात करी थी इसकी, ठीक है। मैंने कहा जब तक इसके क्वेश्चन चलेंगे मैं बार बार डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। जिसको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। G1 फेज में सेल प्रिपेयर होती है फॉर डीएनए सिंथेसिस। अब यहाँ पर सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो सीधी सी बात है फॉर्क भी यहीं बनेगा। तो दैट मीन्स इस चेक पॉइंट से तो सेल गुजर चुकी है, इस चेक पॉइंट से तो सेल गुजर चुकी है। तो अब फर्दर कौन सा जो चेक पॉइंट एक्टिवेट होना चाहिए? दिस वन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? G2M, राइट। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? G2M वाला जो चेक पॉइंट है ये हमारा अभी एक्टिवेट होगा। एनी डाउट हियर? नेक्स्ट पे चले, चलो। Which of the following phases correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication? I again repeat, ये कह रहा है कि कौन सी फॉलोइंग फेज होगी जो कि इंटरवेल होगी बिटवीन द माइटोसिस के बीच में एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। अब सुन लो क्या बोल रहा है, देखो। माइटोसिस एक कौन सी इंटरवेल फेज होगी जो कि इनिशिएशन ऑफ, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस बोल, रेप्लिकेशन ही बोला है ना, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सी फेज आएगी? सोचो, अभी हम बहुत बार साइकिल बना चुके हैं, सोचो कि इन दोनों के बीच में कौन सी फेज सही है। एस फेज है, G1 फेज है, G2 है, एम फेज है, टीलो फेज है। कौन सी फेज यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट आएगी? देखो बच्चों, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, कोई डाउट होना चाहिए कि यहाँ पर कोई डाउट होना चाहिए क्या? तो सीधी सी आंसर क्या आएगी? G2 फेज, है ना। दोनों के बीच में कौन सी फेज आएगी? G2 फेज आएगी। और कौन सी फेज आएगी? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन वापस पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? तो सीधी सी बात है G2 फेज आएगी। डन। चलिए, एन एग्जाम्पल ऑफ माइटोजन इज, माइटोजन के बारे में हमने बात करी थी, ऐसे सबस्टांसेस जो कि माइटोसिस कराने में हेल्प करते हो उस सेल के अंदर, ठीक है, सेल में माइटोटिक डिवीजन कराने में हेल्प करते हो, वो मॉलिक्यूल, वो सबस्टांसेस माइटोजन कहलाते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है कि इनमें से वो एग्जाम्पल कौन सा है। हालांकि हमने इसके बारे में चर्चा नहीं करी, लेकिन हम यहाँ तो कर ही सकते हैं, है ना, यहाँ तो हम बात कर सकते हैं। तो मैंने ये तो बता दिया माइटोजन क्या है। तो यहाँ पर जो आंसर है बच्चों वो है साइटोकाइनिन।
ठीक है। साइटोकाइनिन क्या है? हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, राइट। ये सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि तुम प्लांट को या मीडियम को साइटोकाइनिन दे रहे हो और साथ में ऑक्सिन भी दे रहे हो, ठीक है, यदि तुम साइटोकाइनिन दे रहे हो साथ में ऑक्सिन भी दे रहे हो, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करेगा? एज एक्ट अ रोल ऑफ माइटोजन व्हेन, जब हमारे पास ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? जो साइटोकाइनिन है ये सेल डिवाइड को प्रमोट करेगा। आ गई बात समझ में? तो जब सेल डिवाइड को प्रमोट करने वाले सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? माइटोजन। तो वी कैन से साइटोकाइनिन यहाँ पर माइटोजन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल डिवाइड कराने में हेल्प कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। और साइटोकाइनिन क्या है? एक तरह का एल्केलॉइड है। आ गई बात समझ में? तो आंसर इज साइटोकाइनिन, ठीक है। चलो, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज में होता है। डन। चलिए, इन अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, गैप 1, सिंथेसिस एंड गैप 2 आर द 3 phases इंक्लूडेड इन द, ये जो हमारी गैप 1 है, एस है, G2 है, ये किस फेज में आती है? तो जब मैंने ये एरे शुरू किया था क्वेश्चन आंसर का, तभी मैंने बोल दिया था कि जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है उसके पास में बेसिकली 2 phases होती है। एक होती है इंटरफेज, एक होती है एम फेज। इंटरफेज में हमारे पास क्या आ रही है? G1, S, G2, M हमारी एम फेज होती है। इंटरफेज हमारी लॉन्ग होती है, ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक चलती है। एम फेज हमारी स्पेसिफिक होती है, बहुत छोटे ड्यूरेशन में चलती है। ह्यूमन में ये 24 आवर्स लेती है सेल साइकिल, जिसमें से इंटरफेज होता है 23 आवर्स, 1 आवर होता है एम फेज। ऐसे ही ईस्ट की बात करें तो 90 मिनट्स में कंप्लीट करती है, जिसमें 85 मिनट्स होता है इंटरफेज, 5 मिनट होता है एम फेज। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होगा कि इंटरफेज के ये क्या है? फेजेस हैं। क्लियर? चलिए, Which of the following does not occur in the interphase of eukaryotic cell division? यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो इंटरफेज में नहीं होता है? ठीक है, ऐसी कौन सी घटना है, कौन सा इवेंट है जो इंटरफेज में नहीं होता? इंटरफेज की अभी हमने जस्ट पहले बात करी है, ठीक है। क्या क्या होता है? देखो, इंक्रीज द एटीपी सिंथेसिस, एटीपी का सिंथेसिस होता है G1 के अंदर। किसका पार्ट है? इंटरफेज का पार्ट है ना। एटीपी का सिंथेसिस करते हैं ताकि एनर्जी मिल सके, राइट। G2 में भी हमें एनर्जी चाहिए ताकि सेल डिवाइड हो सके। इंक्रीज द डीएनए सिंथेसिस इन एस फेज, किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? इंटरफेज का है। इंक्रीज ऑफ आरएनए सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस होता है हमारे G2 में भी होता है, G1 में भी होता है। हम रिडक्शन इन सेल साइज, क्या ऐसा एक भी इवेंट आपने देखा है जहां पे साइज में रिडक्शन हो जाए? हाँ, क्रोमोसोम नंबर ऑफ जो होगा हमारा वो सेल डिवीजन के दौरान होता है, लेकिन अभी हमसे स्पेशली यहाँ पर इंटरफेस के बारे में पूछा हुआ है, तो सेल साइज का तो हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? रिडक्शन इन सेल साइज। क्लियर दैट? एनी डाउट? चलिए, ड्यूरिंग विच फेजेस ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल, प्लॉइडी पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ी थी प्लॉइडी, ठीक है। एक एक चीज के बारे में बात करी थी कि प्लॉइडी कब क्या क्या हो रही है, राइट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग दिस फेजेस ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स एट 4C लेवल। कौन सी ऐसी फेज में जो सेल है वो जो नंबर है उसका डीएनए कंटेंट है, ठीक है, नंबर नहीं डीएनए कंटेंट है, वो 4C रहेगा इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। अब जिसने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे इस चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं बिल्कुल कीनली पढ़े होंगे, या एनसीईआरटी भी जिसने अच्छे से पढ़ी होगी ना, वो इजीली बता सकता है, ठीक है। आप देखो, हमने G1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, G2 फिर एम फेज, ऐसा कुछ होता है। हमने यहाँ पर G1 में जब बात करी थी तो हमने बोला था ये 2N और 2C है। हमने क्या बोला था? ये 2N और 2C है। फिर यहाँ पर जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाता है, तो यहाँ पर जो कंडीशन आई, नंबर विल बी सेम, नंबर विल बी सेम बट डीएनए कंटेंट विल इंक्रीज।
बट डीएनए जो कंटेंट है विल इंक्रीजेस, ठीक है। सो फिर अगेन हमने बोला 2n4C, G2 में भी सेम रहेगा। एम फेज में बच्चों, एम फेज हम पूरी की बात कर रहे हैं, हम प्रोफेज की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है कंटेंट ये फ्लक्चुएट होता है, हमने डिवीजन देखा है, फ्लक्चुएट होता है। कभी क्या होता है ये 2n4C रहता है, कभी ये n2C हो जाता है, फिर ये n ही रह जाता है, यानी कि एम फेज में भी ये फ्लक्चुएट होता है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है रिमेन एट 4C लेवल, ऐसी कौन सी फेज है जहां पर वो रिमेन रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो G2 जो है, G2 में कोई बदलाव नहीं आया, जिस फेज में वो चीज आई थी एज इट इज वो ही रही है, तो आंसर आएगा ओनली G2। एनी डाउट? चलिए, इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के एस फेज में क्या क्या होता है? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, क्या अमाउंट जो डीएनए का अमाउंट है वो सेम रहता है हर सेल में। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, क्या क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड ऑफ हाफ इन ईच सेल, क्या एस फेज में इनमें से कुछ भी होता है? देखो रिमेन तो रहेगा नहीं क्योंकि बढ़ता है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स रहता है, ठीक है। जो रिड्यूस तो कभी होगा ही नहीं, एस फेज में तो रिड्यूस नहीं होगा, तो आंसर इज अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, तभी तो वो क्या हो जाएगा 2n4C हो जाएगा। नाउ ईच सेल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन अबाउट, राइट। हमने पूछना है कि जो ईस्ट सेल है वो कितने टाइम में अपना सेल साइकिल कंप्लीट करती है। तो अभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि ये 90 मिनट्स में अपना क्या करती है, सेल साइकिल कंप्लीट करती है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ सेल साइकिल, डीएनए रेप्लिकेशन किसका पार्ट है? सीधा सीधा आ जाएगा एस फेज। यहाँ पर आप सोचोगे मैम क्वेश्चन की सिमिलैरिटी ज़्यादा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन अलग अलग स्टेज में आया हुआ है, अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करी हुई लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के कारण ये क्वेश्चन जो है मैं बार बार लेकर आती हूँ। इज दैट क्लियर? विच फेज कम्स इन बिटवीन द G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। विच फेज कम्स बिटवीन द G1 एंड G2 फेज? अरे भाई इतनी बार हमने कर लिया है, G2 और G1 के बीच में कौन सी फेज है? एस फेज है, ठीक है। चलो, अमाइटोसिस इज शोन बाय, अमाइटोसिस में, और माइटोसिस को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, डिफरेंस भी हमने करे थे, हमने ये भी बताया था कि अमाइटोसिस है क्या, प्रिमिटिव टाइप का सेल डिवीजन है। प्रिमिटिव टाइप का सेल डिवीजन है तो ये बेसिकली हमारे पास किस में पाया गया था? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया गया था। तो बैक्टीरिया जो है, ठीक है, बैक्टीरिया में ये पाया गया है, किसमें? अमाइटोसिस देखा जाता है बैक्टीरिया में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेज इन माइटोसिस दैट स्टार्ट टुवर्ड्स द मिडल ऑफ एनाफेज एंड इज कंप्लीटेड विद द टीलोफेज। क्वेश्चन बड़ा टफ है, टफ इन द सेंस ट्रिकी है, ठीक है। टफ तभी लगता है जब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाए। ये क्वेश्चन जो है वो घुमा हुआ है, आपको समझना है इसके दिल की हालत की, आखिरकार ये तुमसे क्या बयां करना चाहता है, क्या ये कहना चाहता है, तुम समझ जाओ। अ स्टेज इन माइटोसिस, माइटोसिस की एक स्टेज जहां पर स्टार्ट होता है मिडल ऑफ एनाफेज, एनाफेज के मिडल में ये कारनामा शुरू होता है और कंप्लीटेड होता है टीलोफेज के साथ में। क्या वो घटना साइटोकाइनेसिस है? साइटोकाइनेसिस बोले तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। क्या वो कैरियोकाइनेसिस है? कैरियोकाइनेसिस जब भी हम पढ़ते हैं पी मेट के बारे में पढ़ते हैं, तो ये तो क्या कह रहा है? मिडल ऑफ द एनाफेज एंड कंप्लीट विद द टीलोफेज। तो भाई ये वाली फेज कहाँ गई, ये वाली फेज कहाँ गई? तो यानी कि कैरियोकाइनेसिस तो इसका आंसर नहीं है। क्रॉसिंग ओवर प्रोफाज में होती है, तो यहाँ पर तो ये वाली कंडीशन आई नहीं है, ठीक है, ये वाली कंडीशन यहाँ पर आई नहीं है। इंटरकाइनेसिस हम कब पढ़ते हैं? जब हमारा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद गैप 1 जो हमारी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को का गैप जो फिल करने वाली कंडीशन होती है वो इंटरकाइनेसिस होती है। तो यहाँ पर एनाफेज टीलोफेज का तो कोई रोल ही नहीं है। दैट मीन्स साइटोकाइनेसिस। क्यों साइटोकाइनेसिस? क्योंकि
प्रोफेज से मेटाफेज में अलाइनमेंट हो जाता है, एनाफेज से सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं, है ना, एनाफेज से सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं और फर्दर न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट करते हैं। अब देखो कंप्लीट करेंगे तो यहां पर क्या होता है, खांच बनने लगती है, खांच बनने लगती है, फरो बनने लगती है, या हम बोल सकते हैं मिडिल लैमेला बनने लगती है, या सेल प्लेट बनने लगती है। तो साइटोकाइनेसिस होता है ना, टीलोफेज तक जब न्यूक्लियर डिवीजन खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है अपने पास, साइटोकाइनेसिस तो होता है। तो साइटोकाइनेसिस का इनिशिएशन हो जाता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस का इनिशिएशन कहां से होगा, मिडिल ऑफ एनाफेज और कंप्लीटेड विद द टीलोफेज। इज दैट क्लियर? आंसर इज कंप्लीट, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पिंडल आर अरेस्टेड बाय कॉल्चिसीन। स्पिंडल आर अरेस्टेड बाय कॉल्चिसीन। कॉल्चिसीन क्या है? कॉल्चिसीन एक एल्कलॉइड है जो कि एक प्लांट से हमने क्या किया है, आइसोलेट किया है। अब ये जो कॉल्चिसीन है ये क्या करता है, स्पिंडल, जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर का रोल कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन मेटाफेज से, है ना। क्यों? क्योंकि स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, उन क्रोमोसोम्स को, ठीक है, एक मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज करते हैं और बाद में एनाफेज पे सेपरेट करने के लिए काम करते हैं। तो स्पिंडल फाइबर अरेस्ट होगा तो सोचो कौन सी फेज में होगा, क्या वो एनाफेज में होगा, क्या वो मेटाफेज में होगा, टीलोफेज में होगा या प्रोफेज में होगा? तो सीधी सी आंसर है ये मेटाफेज में होगा, ठीक है, डन। चलिए, स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ। स्पिंडल फाइबर किसके बने हुए होते हैं? तो हमने बात करी थी G2 फेज में। G2 फेज में ट्यूबुलिन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि एम फेज में अपन को स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन चाहिए होता है, स्पिंडल फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात आ जाएगी, ट्यूबुलिन जो है उसका बना हुआ होता है कौन? स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन विच स्टेज द सेल साइकिल। यहाँ पर पूछा है क्रॉसिंग ओवर के बारे में। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर जब हमने किया था, याद करो, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकैनेसिस। बच्चों ये स्टेजेस में जो जो रोल्स होते हैं, जो जो कार्य होते हैं, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जहां पर यदि क्वेश्चन यहां से आते हैं तो अधिकतर बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि सब कुछ मिक्स कर देता है। मिक्स तब करता है जब वो सिर्फ और सिर्फ रटता है। यदि बच्चे ने चीज़ों को अच्छे से समझा होता है, एनसीईआरटी की कम से कम 10 से 15 बार रीडिंग की भी होती है, तो वो बिल्कुल भी कहीं नहीं अटकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से हाईली रिक्वेस्ट है, विनम्रता से आपसे एक बात कही जा रही है कि एनसीईआरटी की रीडिंग अभी तक भी नहीं लगाना शुरू किया है तो लगाना शुरू कर दो। आप सोच लो कि अच्छा चलो एक और बार, अभी अपन इसके बारे में आएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात और बताऊंगी। मैं एज अ टीचर ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम पागल हो जाओ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप जो भी करें, है ना, मान लीजिए कि अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में से आपने 2 चैप्टर अच्छे से कर लिए। यदि आप स्ट्रेस लेकर के स्टडी करोगे, अपनी तबीयत खराब करके स्टडी करोगे, तो ये 2 चैप्टर भी कोई काम के नहीं है, वो समय की बर्बादी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है। वो 2 चैप्टर से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, तो बाकी आगे आप कैसे बढ़ोगे? गेट माई पॉइंट। तो हमेशा एक इंटरेस्ट के साथ में काम करो। टॉपिक उठा लो, चैप्टर उठा लो, उसमें से भी एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज कर लो, हंसते हुए करो, खेलते हुए करो, दिल खुश होकर के पढ़ाई करो, तभी वो चीज़ समझ में आती है। जब तक आप उसमें इंटरेस्ट नहीं डालोगे ना, स्ट्रेस मत डालो, इंटरेस्ट डालो। टॉपिक को समझने के लिए स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं होती है, इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है। जब आप स्टडी को इंटरेस्ट के साथ करते हो ना, तो आप गोल को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली क्या कर पाते हो, ग्रैब कर पाते हो। नहीं तो यदि आप स्ट्रेस से ले, नहीं मुझे तो निकालना है, लोग क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, सब आगे बढ़ जाएंगे, या मतलब यार आप खुद के लिए कर रहे हो ना ये सारी चीज़ें, मतलब आप खुद के इंटरेस्ट से ही तो आगे जाओगे ना। आपको डॉक्टर क्यों बनना है? लोगों की सेवा करने के लिए बनना है ना, या किसी को जज करवाने के लिए बनना है कि नहीं फलाना मुझे जज करे? ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहती थी, बट मुझे लगा कि ये चीज़ आपको बोलनी चाहिए कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में। आपको जो भी अचीव करना है उसमें, स्ट्रेस आपको कहीं और ले जाएगा जहां आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो क्रॉसिंग ओवर की बात करी थी। लिप्टोटीन में आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ था, हमारे क्रोमोमियर बने थे, ठीक है।
डेंस कंडेंसेशन होना लगा था हमारे क्रोमेटिन मटेरियल का, तो डेंस पार्टिकल्स बीड लाइक स्ट्रक्चर बने थे जिसको हमने क्रोमोमियर कहा था। ये लिप्टोटीन में हुआ था। एनिमल सेल में अलग तरीके से ओरिएंटेशन था, प्लांट सेल में अलग तरह का ओरिएंटेशन था। जब हम जाइगोटीन में आए, जाइगोटीन में हमने क्या बोला था, होमोलोगस पेयरिंग। होमोलोगस पेयरिंग जो होती है वो जाइगोटीन में होती है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है जाइगोटीन में बनता है। साइनेप्सिस की जो कंडीशन आती है वो जाइगोटीन में बनती है। एक ये क्रोमोसोम दोनों होमोलोगस है, आपस में जो पास में आते हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स बनता है, 3 लेयर्स बनती है, डीएनए, प्रोटीन, डीएनए, ठीक है। ये कहाँ पर बनता है, जाइगोटीन में। पैकाइटीन में हमें जो यहाँ पर बाइवेलेंट बनने लगता है, बन रहा होता है, वो बाइवेलेंट हमें विजिबल होता है। कहाँ पर, इस पैकाइटीन स्टेज के अंदर। फिर हमारे पास क्या होता है, बाइवेलेंट कंडीशन आती है। फिर हमने रिकॉम्बिनेज एंजाइम की सहायता से क्या किया, कट किया। कहाँ पर कट किया, जो रिकॉम्बिनेज नोड्यूल्स बने थे, नोड्यूल्स बने वहां पर कट किया। फिर दोनों ऐसे वाली स्टेज पे आए, दोनों ने लाइगेज के द्वारा एक दूसरे से क्या कर लिया, जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट फ्रैगमेंट थे वो क्रोमोसोम से जुड़ गए, अलग अलग क्रोमोसोम से जुड़ गए। तो क्रॉसिंग ओवर हमारे पास कहाँ आया, इस पैकाइटीन स्टेज में आया, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हमारे पास पैकाइटीन स्टेज में आया। ये एक्स शेप बनने लगी, लेकिन हमें विजिबल कहाँ हुई, इस डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। इस डिप्लोटीन स्टेज में हमें काइजमेटा दिखा, विजिबल हुआ। और जो डाइकाइनेसिस है, और डाइकाइनेसिस में हमने क्या बोला कि एंडिंग पॉइंट है, इस काइजमेटा का एंडिंग चल रहा होता है। आगे बात टर्मिनलाइजेशन होता है डाइकाइनेसिस के अंदर। ये सारी की स्टेज जो है ना, इसे कैसे होना चाहिए, टिप्स टू टिप होनी चाहिए, रटना नहीं है, समझना है। तो अब ये सोचो, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। कौन से सेल साइकिल की स्टेज में होता है और कैसा होता है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की स्टेजेस है ये, तो ये तो सबको ही पता है, ठीक है। तो जाइगोटीन में तो ये चीज नहीं होती है, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट पैकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, पैकाइटीन स्टेज में होती है। अभी यहाँ पर टिक कर रहे हैं क्योंकि थर्ड फोर्थ भी हमें पढ़ना है, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जाइगोटीन स्टेज में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस बोला है, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर उसमें से अपन को करेक्ट करना है, ठीक है, उसमें से करेक्टली चूज करना है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड तो है बट नॉन होमोलोगस बोला है, पैकाइटीन तो है बट नॉन होमोलोगस बोला है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। तो आंसर इज बी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, पैकाइटीन है, प्रोफेज 1 है, सब कुछ एक्यूरेट स्टेज बताई है, तो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अभी हमने बात करी थी जाइगोटीन में तो पेयरिंग होती है, जाइगोटीन में तो पेयरिंग होती है, लेकिन होमोलोगस पेयरिंग याद करो, काइजमेटा स्टडी, ठीक है। हमने बोला था इस तरीके से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, डीसॉल्यूशन होने लगता है, उसका डीसॉल्यूशन होने लगता है। तो डीसॉल्यूशन हुआ और सिर्फ वो वहीं रह जाता है जहां पर अपन को एक्स फेज दिखने वाली होती है, ठीक है, काइजमेटा जहां पर होता है। तो ये कौन सी स्टेज होती है, क्या वो पैकाइटीन पे तो क्रॉसिंग ओवर बन रहा है, ठीक है, डिप्लोटीन, ये डाइकाइनेसिस, ये हमें देखना है। तो द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस इज, कहां पर स्टार्ट हो जाती है, तो आंसर आएगा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में वो स्टेज स्टार्ट हो जाती है। डन, क्लियर। चलिए, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहां पर होता है, ठीक है। अभी हमने जस्ट पहले बात करी है, तो सीधा सा आंसर है पैकाइटीन में। डन,
कंसेप्ट क्लियर होगा, आंसर इजीली चूज कर पाओगे। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। जो होमोलोगस पेयरिंग कहाँ स्टार्ट होती है? जाइगोटीन में, ठीक है। सिनॉप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बना लेते हैं? तो आप याद करो, ये कौन सी स्टेज है? बाइवेलेंट स्टेज है, राइट, बाइवेलेंट स्टेज है। और इसको हमने एक और क्या बोला था? टेट्राड, ठीक है। टेट्राड क्यों बोला था? 1 2 3 4 वाला, ठीक है, टेट्राड वाली कंडीशन बोली थी। तो यहां पर ये पूछा है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनस होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। जो पेयर है, ये जो पेयर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? बाइवेलेंट बोल रहे हैं। तो आंसर इज बाइवेलेंट। डन। चलिए, ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट। मियोसिस फर्स्ट क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसकी पेयरिंग कब स्टार्ट होगी? तो आंसर आ जाएगा जाइगोटीन। डन। चलो, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी, बाइवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। जो गैमीट फॉर्मेशन है, एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। कौन सी फेज में रिकॉम्बिनेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है? ठीक है, उस नोड्यूल पे कट करता है और हमारा क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। कौन सी स्टेज में? क्या मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में या प्रोफेज सेकंड में? क्या आएगा आंसर? प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये सारी चीजें हम देखते हैं। डन। चलिए, when paternal and maternal chromosome change their material with each other in cell division, this event is called। when parental और मैटरनल क्रोमोसोम चेंज, ठीक है, पेरेंटल मैटरनल क्रोमोसोम चेंज हो रहे हैं, देयर मटेरियल को चेंज कर रहे हैं विद ईच अदर। देखो, बहुत अच्छी सी बात बोली है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये दूसरे से चेंज हो रहे हैं, ईच अदर इन सेल डिवीजन। वो इवेंट क्या है? बाइवेलेंट फॉर्मिंग है, डायट फॉर्मिंग है, साइनेप्सिस है या क्रॉसिंग ओवर है। तो हमने जब ये सिचुएशन देखी थी, ये एक दूसरे से, ये पेरेंटल और मैटरनल ये चेंज हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है। हमने रिकॉम्बिनेज एंजाइम की सहायता से इनको चेंज किया था, तो क्या बन रहा था? ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से बन रहा था। तो आंसर इज क्रॉसिंग ओवर, राइट। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आंसर जो है एकदम क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, कंसेप्ट भी क्लियर है। यदि इनकेस अभी भी नहीं हो रहा है, घबराना नहीं है। क्या करना है? आप वापस से वीडियोस देखेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो फिर मिलेंगे हम एक न्यू चैप्टर बायोमॉलिक्यूल के साथ। जब तक थैंक यू।